हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं, वो कैसे चेक करें। तो सबसे पहले मुझे एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो नंबर यहां पे मैं डिक्लेयर कर देता हूं। लेट्स से इंटीजर n। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूं ताकि मुझे कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूं। अभी जो ऊपर हमने n डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से लेना है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपल सा मैसेज छोड़ता हूं, एंटर n। उसके बाद एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं, और उसके अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूं %d एड्रेस ऑफ n। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास नंबर 153 है। अभी ये नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं, वो हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले मुझे नंबर के इंडिविजुअल डिजिट को अलग करना पड़ेगा, और उसके बाद हर एक डिजिट का मुझे क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 1 का क्यूब, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 का क्यूब 1 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है, और वो हमें आउटपुट के तौर पे 153 दे रहा है। यानी कि अगर हमारा ओरिजिनल नंबर और नंबर के इंडिविजुअल डिजिट का क्यूब करके जो एडिशन मिलता है, वो नंबर दोनों अगर सेम है तो वो नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज वो नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। यानी कि इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 153 हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है। आर्मस्ट्रांग नंबर का एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम n की वैल्यू 370 ले रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब करना पड़ेगा, और 3 का क्यूब 27 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, और 0 का क्यूब 0 होता है, और अगर इनका एडिशन हम देखने जाए तो 370 होता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 370 भी हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है। अभी इंडिविजुअल डिजिट को नंबर में से सेपरेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तरीके के अंदर हम लेट्स से 153 में से 1 को अलग करते हैं और 53 को साथ में रखते हैं। उसके बाद 53 में से 5 को अलग करते हैं और 3 को अलग रखते हैं, और लास्ट केस में 3 को अलग करते हैं और हमारे पास 0 बचता है। अभी सेकंड सिनेरियो के बारे में हम सोचते हैं, तो 153 में हम 3 को अलग करते हैं और हमारे पास 15 रहता है। उसके बाद हम 15 में से 5 को अलग करते हैं और हमारे पास 1 रहता है, और लास्ट केस में हम 1 को अलग करते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। अभी फर्स्ट सिनेरियो के बारे में हम सोचे तो 153 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो हमें 1 मिलेगा, और 153 को हम 100 से मॉड्यूल करें तो हमें 53 मिलेगा। उसके बाद 53 को हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 5 मिलेगा, और 53 को हम 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 3 मिलेगा, और लास्ट इटरेशन में हम 3 को 1 से डिवाइड करें तो हमें 3 मिलेगा, और 3 को 1 से मॉड्यूल करें तो हमें 0 मिलेगा। अब सेकेंड सिनेरियो के बारे में हम सोचे तो 153 को 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 3 मिलेगा, और 153 को हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 15 मिलेगा। उसके बाद 15 को 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 5 मिलेगा, और 15 को 10 से डिवाइड करें तो हमें 1 मिलेगा, और लास्ट इटरेशन में हम 1 को 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 1 मिलेगा, और 1 को 10 से डिवाइड करें तो हमें 0 मिलेगा। यानी कि अभी फर्स्ट सिनेरियो के बारे में देखें तो नंबर को हमें 100, 10 और 1 से डिवाइड एज वेल एज मॉड्यूल करना पड़ता है, जबकि सेकेंड सिनेरियो के अंदर हमें नंबर को सिर्फ 10 से डिवाइड एज वेल एज मॉड्यूल करना पड़ता है। यानी कि दूसरे सिनेरियो के अंदर हमें थोड़ा कम लॉजिक यूज करना पड़ेगा, और इसी वजह से हम दूसरे सिनेरियो के ऊपर मूव होते हैं। अभी यहां पे हमने मॉड्यूलो और डिवाइड ऑपरेशन 3 बार परफॉर्म किया है। अगर नंबर 4 डिजिट का होता तो हमें वो टास्क 4 बार परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने ये टास्क मल्टीपल टाइम रिपीट किया है,
और जब भी हम कोई रिपीटेशन वाले टास्क करते हैं तो हमें यहाँ पे एक लूप की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एक व्हाइल लूप ले लेता हूं। अभी सेकंड सिनेरियो के अंदर हम देखें तो 153 और कुछ नहीं लेकिन हमारा n है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने और कुछ नहीं लेकिन n मॉड्यूलो 10 परफॉर्म किया है और उसका रिजल्ट स्टोर हम r के अंदर करवाते हैं, यानी कि हम ऐसा लिखते हैं r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10। और उसके बाद सेकंड जो ऑपरेशन हमारा है उसके अंदर हमने 153 डिवाइड 10 किया है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने n डिवाइड बाय 10 किया है और उसका जो भी रिजल्ट है वो हम एज्यूम करते हैं कि q नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, यानी कि हम ऐसा लिखते हैं कि q इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अभी जब हम सेकेंड इटरेशन के अंदर आते हैं तो उस टाइम भी हमें सेम इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10 और q इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10 का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे हमारे पास n की वैल्यू 15 होनी चाहिए जो कि नहीं है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि n की वैल्यू हमारे पास हर एक इटरेशन के अंदर चेंज होती है और जब भी हम n की वैल्यू को हर एक इटरेशन के अंदर चेंज करते हैं तो हमें ऊपर पहले इटरेशन के अंदर देखना पड़ेगा कि कहीं पे हमें 15 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो n डिवाइडेड बाय 10 का जो भी आंसर है वो और कुछ नहीं लेकिन 15 ही है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम q की जगह पे n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10 लिखे तो नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हमारे पास n की वैल्यू 15 आ जाती है और जब भी हम 15 मॉड्यूल 10 परफॉर्म करेंगे तो हमें 5 मिलेगा और लास्ट में हम n डिवाइड बाय 10 जो परफॉर्म करेंगे वो हमें n की वैल्यू 1 देगा। जब भी हम थर्ड इटरेशन के अंदर मूव होते हैं उस टाइम अगर हम r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10 परफॉर्म करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि लास्ट इटरेशन के अंदर n की वैल्यू हमने चेंज कर दी थी। और उसके बाद अगर हम n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10 परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें लूप को जब तक n 0 ना हो तब तक चलाना है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर एक केस में n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले n की वैल्यू 15 थी, उसके बाद 1 हुई, उसके बाद 0 हुई, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि n की वैल्यू जब तक 0 से ज्यादा हो तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। और लूप के अंदर के जो दो स्टेटमेंट है वो दो स्टेटमेंट में लिख देता हूं। लेट्स से r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10 और n इज इक्वल्स टू n डिवाइड 10। अभी ये दोनों ऑपरेशन के साथ साथ हमको हर एक इंडिविजुअल डिजिट का क्यूब भी करना है और हर एक इंडिविजुअल क्यूब हमें r के अंदर मिल रहा है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें r इंटू r परफॉर्म करना है, जो कि इस केस में हमें 27 मिलेगा। और अभी तक हमने सिर्फ एक ही नंबर को विजिट किया है तो इसी वजह से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये और कुछ नहीं लेकिन हमारी सम की वैल्यू है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि सम इज इक्वल्स टू r इंटू r यानी कि 27। उसके बाद हम अगर आगे जाए तो सम की वैल्यू हमारे पास हमारी जो प्रीवियस सम की वैल्यू थी 27, उसके अंदर हम r इंटू r यानी कि अभी के केस में r की वैल्यू 5 है तो r इंटू r की वैल्यू 125 होगी, यानी कि अभी हमें 152 मिलेगा। उसके बाद लास्ट इटरेशन के अंदर हम जाए तो सम इज की वैल्यू जो हमारी पुरानी वैल्यू थी 152, उसके अंदर हम r इंटू r ऐड करते हैं, यानी कि अभी के केस में r की वैल्यू 1 होने की वजह से 152 प्लस 1 यानी कि हमें 153 मिलेगा। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो दूसरे नंबर के और तीसरे नंबर के इटरेशन के अंदर हमने सम के अंदर r इंटू r ऐड किया है, लेकिन पहले इटरेशन के अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पहले इटरेशन के अंदर हम 0 प्लस r इंटू r ले लेते हैं, यानी कि हमारी सम की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे सम लिया है वो सम की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, यानी कि हमें ऊपर एक सम नाम के वेरिएबल की डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसकी इनिशियल वैल्यू हमें 0 लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमने
लूप के अंदर एक आर नाम के वेरिएबल का भी यूज किया है, तो उसको भी मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, लेट्स से आर। और जो भी लॉजिक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा है वही लॉजिक यहाँ पे हम लिख देते हैं, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आर इंटू आर, जहां पे राइट हैंड वाला सम हमारा पुराना सम है और लेफ्ट हैंड वाला सम हमारा नया सम है। अभी हम देखें तो हमें सम की वैल्यू 153 मिल गई है और हमारी एन की वैल्यू भी 153 है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लूप के बाहर एक बार चेक कर ले कि एन की वैल्यू और सम की वैल्यू अगर सेम है तो हमारा नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं और जिसके अंदर मैसेज छोड़ रहा हूं परसेंटेज डी इज आर्मस्ट्रांग, और परसेंटेज डी की जो भी वैल्यू है वो एन से मैं रिप्लेस कर देता हूं। और अगर एन और सम की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम एल्स पार्ट में जाते हैं और एल्स पार्ट में भी मैं एक मैसेज छोड़ देता हूं, लेट्स से प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर परसेंटेज डी इज नॉट आर्मस्ट्रांग, और जो भी परसेंटेज डी की वैल्यू है वो मैं एन से रिप्लेस कर देता हूं। यानी अब हम बोल सकते हैं कि हमने हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बना दिया है। तो प्रोग्राम को एक बार सेव कर लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 153 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 0 इज नॉट आर्मस्ट्रांग, जो कि गलत है क्योंकि हमने n की वैल्यू प्रिंट करवाई थी और यहाँ पे हमें n की वैल्यू की जगह पे 0 प्रिंट होके मिल रहा है, एज वेल एज 153 हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है और हमें यहाँ पे आउटपुट के तौर पे नॉट आर्मस्ट्रांग मिल रहा है। यानी कि हमने जो कोड लिखा है उसमें हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ और जिसके अंदर n की वैल्यू 0 मिली और हमें आउटपुट के तौर पे 0 इज नॉट आर्मस्ट्रांग मिला। यानी कि हम बोल सकते हैं कि n की वैल्यू लास्ट में 0 हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो n की वैल्यू हम हर बार चेंज करते हैं, यानी कि हम n की वैल्यू को लास्ट में 0 तक ले गए थे। तो अगर हमें n की एंटर की गई हुई वैल्यू चाहिए तो मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से मैं यहाँ पे वो ले लेता हूं, सेव इज इक्वल्स टू n, यानी कि एक सेव नाम का वेरिएबल लेता हूं जिसके अंदर मैं n की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो स्टोर करके रख देता हूं। और जब भी हमारा व्हाइल लूप खत्म होता है उस वक्त हमारी n की वैल्यू 0 होगी, लेकिन n की जो भी वैल्यू है वो सेव नाम के वेरिएबल के अंदर तो होगी ही। यानी हम यहाँ पे n की जगह पे ऐसा लिख देते हैं कि सेव इज इक्वल्स टू सम, और जो भी n की वैल्यू प्रिंट करवाई उसकी जगह पे हम सेव की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, तो हमें हमारा आउटपुट सही मिलना चाहिए। अभी जो सेव नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं ऊपर सेव नाम के एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं, लेट्स से इंटीजर सेव। अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं इनकी वैल्यू 153 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 153 इज आर्मस्ट्रांग, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि उसका मैन्युअल कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 370 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 370 इज आर्मस्ट्रांग, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि 370 के लिए भी हमने मैन्युअल कैलकुलेशन किया है और हमें पता है कि 370 भी एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 123 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 123 इज नॉट आर्मस्ट्रांग, जो कि परफेक्टली सही है। लेकिन 123 के लिए हमने मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं किया है, तो आप खुद उसका मैन्युअल कैलकुलेशन करके हमारे कोड को वेरीफाई कर सकते हो कि 123 वास्तव में आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोई भी नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं वो आराम से चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।